बहुत मजे की बात है कि आज मैं प्लेसेस इन न्यूज देख रहा था और प्लेसेस इन न्यूज में कंट्री और उसका कैपिटल घूम घूम के पूछ रहा है। लगभग हर साल पूछ रहा है, पिछले 3-4 सालों से, और पिछले 10 सालों में 5-6 बार पूछा है। और प्लेसेस इन न्यूज क्यों पूछ रहा है? जो चर्चा में होते हैं वहीं ज्यादा पूछता है। साल 2017 में देखो पूछा, गिनी बिसाऊ, ताइवान, निकारागुआ के कैपिटल मैच कराने थे। उसके पहले साल 2019 में, उसके बाद 2019 में क्या पूछा? उज्बेकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। और फिर क्या पूछा? मोरक्को की राजधानी, साल 2020 की बात कर रहा हूं मित्रों, 23-24 तो देखा नहीं, उसमें भी आया। मोरक्को की राजधानी, ट्यूनीशिया की राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी, केप वर्डे की राजधानी। देख रहे हो राजधानियों से उसको कितना प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे राजधानी है, बाम बाम को अभी चलो लोगों को पता होने लगा होगा, शायद ऑप्शन में भी डाला था। और यहाँ पे कुछ ना कुछ सम्मेलन होता रहता है। रबात अभी लोगों को पता होगा, पर इतना पता भी नहीं था लोगों को। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस होगी, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। और आज तो मैंने एक क्विज भी अमित को बोला था डालने के लिए, बहरीन की राजधानी के लिए और उसका अर्मेनिया की राजधानी के लिए। और दोनों का नाम जनरली लोगों को नहीं पता है। ऑप्शन आसान दे दिया था, इसकी वजह से लोग कर ले गए, है ना। अगर ऑप्शन कठिन बना देता सारे ऑप्शन, तो मुश्किल हो जाती। तो मैंने सोचा पहले राजधानी राजधानी खेल लेते हैं जो न्यूज में है। ठीक है, तो चलो। अर्मेनिया क्यों न्यूज में था बताओ? क्योंकि एक जगह है जिसको बोलते हैं नगोनो कराबाग। और ये देखो, नगोर्नो कराबाग। अब क्या हुआ मित्रों, इसकी अधिकांश जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अर्मेनिया के मूल की है। लेकिन जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ, रूस ने जो ब्रोकरिंग किया, उसमें तय किया गया कि भाई इसको एक इंडिपेंडेंट, एक बफर, एक ऑटोनॉमस रीजन रखेंगे। लेकिन अजरबैजान को फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ और टर्की ने उसको चढ़ा दिया सर पे। पाकिस्तान तो है ही इस मामले में महान, है ना। पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का, स्पेशली सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। टर्की भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। अब ये दोनों जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां वहां कोशिश करते हैं कि उनको एक लीडरशिप, एक थोड़ा सा कि देखो भाई, हमारे पास परमाणु बम है, पाकिस्तान बताता है, और हमारे साथ आ जाओ। टर्की कहता है देखो, हम तो महान ऑटोमन एम्पायर के वंशज हैं, हमारे साथ आ जाओ। और जब ऐसा ये दोनों करते हैं तो सऊदी अरब को बुरा लगता है कि हमारी लीडरशिप छीन रहे हैं, तो टाइट कर देता है पाकिस्तान को, उसको कर्जा देना बंद कर देता है। तो दिक्कत हो जाती है, फिर माफी मांगने जाते हैं पाकिस्तान के जनरल और वो सब। तो हुआ यहाँ यहाँ पे यही था कि पाकिस्तान और टर्की ने दिया भड़का अजरबैजान को, और उसने अटैक कर दिया। तो नगोनो कराबाग को छीन लिया उसने, किससे? अर्मेनिया से। ये अजरबैजान, और इसने अर्मेनिया से नगोनो कराबाग छीन लिया। तो अर्मेनिया इसलिए भी चर्चा में आया। दूसरा, अर्मेनिया को हमने मिसाइल देने का वादा किया, और हमने सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मिसाइल शायद या कुछ और एम्यूनिशन देने का वादा किया, और सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया टू काउंटर द टर्किश अलायंस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, मलेशिया वगैरह, ताकि हम थोड़ा सा उनको काउंटर कर सकें। इसलिए ये न्यूज में था। इसकी राजधानी है एरेवन। क्या है? ए रे वन। ठीक है मित्रों, एरे वन है। चलो आगे चलते। एक दूसरी कंट्री है लिथुआनिया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पता था, पर इसकी राजधानी है विल्नियस। बहुत रट्टा मारो जिंदाबाद वाला स्टूडेंट होगा या न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, तो उसको पक्का पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, इंडिया और लिथुआनिया ने एक एग्रीमेंट किया। और वो एग्रीमेंट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था बाल्टिक सागर के आसपास जो कंट्रीज हैं उनके नाम। यूपी पीसेस ऑलरेडी बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, रेड सी, इन सबको पूछ चुका है। तो बाल्टिक सागर के आसपास इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है, या लिथुआनिया कौन से सी को बॉर्डरिंग करता है, या कौन से कंट्री उसके बॉर्डर में है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरा, जो बाल्टिक स्टेट हैं उसमें मेन जो है वो एस्टोनिया, लाटविया, ये सब हैं। तो उनमें ये सबसे बड़ा है लिथुआनिया। ठीक है ना। तो ये है लिथुआनिया, उसके आसपास है लाटविया, इधर है पोलैंड, इधर है बेलारसिया, ऊपर है रसिया, और ये है बाल्टिक सी। अगर सीरियल से भी लगवा ले, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, तो भी कर लेना, परेशान मत होना। ठीक है, चलो आगे। एक है तंजानिया। अब ये सब न्यूज में थे, इसकी वजह से किया। क्यों? क्योंकि आईआईटी मद्रास
ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला। अब सवाल पहला बन जाएगा इसमें, मैंने देखा मैगजीन वालों ने ये तो कवर किया कि तंजानिया, सॉरी, पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे, प्लीज म्यूट कर लीजिए आदरणीय भाइयों बहनों, ये तो सवाल पूछा लोगों ने मैगजीन में कि आईआईटी मद्रास ने अपना इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खोला, कौन सी कंट्री में खोला। लोगों ने कह दिया कि तंजानिया में खोला। ये कवर किया है लोगों ने, ठीक से किया, जंजीबार है वहां पे। लेकिन बेहतर होता कि अगर लोग ये भी बता देते इसकी कैपिटल क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता। तो इसका कैपिटल है डोडोमा। ये है तंजानिया, ऊपर है लेक विक्टोरिया, और लेक टंगानिका, या पढ़ते होंगे, काफ़ी फेमस भी है। ये है, तो एक बार ध्यान रखने का, ठीक है ना, बस इतना। विक्टोरिया लेक में और कौन कौन सी कंट्री जाते हैं वो भी देख लेने का। इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, क्या भाई, हथियार चलाना नहीं आता मुझे, हाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इधर केनिया है, और बाकी तो ये क्या है, वेस्टर्न रिफ्ट वैली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे खुला है जंजीबार में, मुझे लग रहा है ओवरसी टेरिटरी है इसकी, इस तरीके से कुछ। इंडियन ओशियन है शायद, वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, ठीक। बस इतना काफ़ी है। डोडोमा इसका कैपिटल है। आईआईटी मद्रास ने अपना ब्रांच खोला है, जंजीबार में खोला है, ठीक है मित्रों। लगे हाथ अभी दिख गया मुझे, ये देखो मलावी दिख रहा है। अभी मैडम प्रेसिडेंट कल यहाँ पे थी, कल ही थी यहाँ पे। एक बार देख लेना मलावी की कैपिटल, बताओ मलावी की कैपिटल कोई इसमें से। हाँ, तुम्हें इनाम देना चाहिए तुम लोगों को। अभी एक बार निपट ले इससे, फिर इनाम की घोषणा करते हैं, आप लेक्चर स्टूडेंट्स। तो यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री 27 को होने वाला था, होने वाला था ना। तो हमने सोचा है, हम आयोग भले एग्जाम न ले 27 को, हम तो आपका एग्जाम करवा के रहेंगे, ठीक है। और मैंने बनाना शुरू कर दी। हाँ, तो बहुत कठिन ना बना दीजिएगा सर, जिससे रिजल्ट होता है अरे फर्स्ट यार, एड। तुमको लगता है मैं जीवन में कठिनाई लाता हूँ? नहीं करने नहीं लाते, लेकिन आप रास्ता दिखाएंगे सर। अरे, मैं वैसा ही पेपर बनाऊंगा जैसा पेपर पिछले 5 सालों में पूछा गया है। लॉजिकल गेसिंग से लेकर के सब कुछ चलेगा उसमें। आज ही मैंने ज्योग्राफी के एक मित्र हैं, जिनका ऑप्शनल रहा है और अभी मेंस दिया है सितंबर में, उनको मैंने जी सर। आग्रह किया कि क्लाइमेटोलॉजी पे 5 प्रश्न, 5 प्रश्न जियोमॉर्फोलॉजी पे, और 5 प्रश्न बाकी मिसेलिनियस में बना करके मुझे दें। यूपी पीसीएस का उन्होंने कभी यूपी पीसीएस दिया नहीं, प्योर यूपीएससी वाले हैं, लेकिन उनको सर मैंने, पूरा 150 क्वेश्चन बनाएंगे सर। हाँ हाँ हाँ, 15 क्वेश्चन उनसे बनवा रहा हूँ। एनवायरमेंट का मैं फ्रेम कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस करंट अफेयर हिस्ट्री में ही फ्रेम करूंगा। यूपी स्पेशल वगैरह किसी और को दे दूंगा। 150 क्वेश्चन होंगे, फुल लेंथ होगा। और मजे की बात है, पेपर जो पिछले 5 सालों का है उसको एनालाइज मैंने कर ही दिया है, लॉजिकल गेसिंग सिखाया है। तो जैसे जैसे आयोग ने पूछा है लगभग सेम फॉर्मेट में मैं आपको देने वाला हूँ, लगभग सेम। इसमें जितना स्कोर करोगे लगभग वो 2-5%, 10% का ही डिफरेंस आएगा, आयोग में भी आपका रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसको सीरियसली लीजिएगा, है ना। ये कोई तमाशा दिखाओ या फिर ऐसे लोकप्रियता और प्रचार का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम एक्चुअली है, मैं कहता हूँ ना कि मोर यू स्वेट इन द पीस लेस यू ब्लीड इन द वार। यहाँ जो दिखेगा वहीं असली असली औकात है आपकी। तो आज से ही लगूंगा तो 4-5 दिन में, 6 दिन में पेपर तैयार हो पाएगा। ऐसे एक दिन का कॉपी वेस्ट का खेल नहीं है, कर रहा हूँ, है ना। तो 15-20 क्वेश्चन रोज रोज करके ऐसे काम हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और जितने लोग आसपास परिचित हैं उनको बोलो ठीक है, मेरी शक्ल नहीं पसंद, मेरा पढ़ाना नहीं पसंद, ठीक है, बट ये जरूर अटेम्प्ट करें इसे, इसको करना ही पड़ेगा। अब देखो आज का अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, कम बैक ऑफ कृषि इन भारत। जब पहली नज़र में मैंने देखा तो मुझे लगा अरे यार, कृषि का कुछ तो भी महान हो गया है। और बाद में जब पढ़ा हमने कहा अरे रे रे, ये तो चुस्पा हो गया। क्यों? क्योंकि नाबार्ड ने, द सर्वे कमीशन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सवाल पूछ चुका है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताओ कब हुई थी। 1982। ऐसी। नाबार्ड ने एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड सर्वे करवाया, ठीक है। और उस सर्वे से क्या पता चला, कुछ अच्छी बात नहीं पता चली। एक और सर्वे हुआ, इन सबको मिला करके, जो कुल मिला के पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, नाबार्ड का सर्वे है, इन सब से, ये रेड वाला शायद दिख रहा होगा आपको, एक चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो कि भाई, अच्छा, कि साल 2023-24 में, ये आपको दिख रहा है मित्रों यहाँ पे,
साल 2023-24 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुल वर्कफोर्स जो लगा हुआ है, मतलब इस देश में 100 लोग अगर काम करने वाले हैं, वर्कफोर्स वर्कफोर्स क्या होता है, 15 साल से 59 साल तक के जो लोग हैं उनको वर्कफोर्स में शामिल किया जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं 46 लोग कृषि में काम कर रहे हैं। और ये मित्रों ना बढ़ रहा है लगातार, ट्रेंड देख लो ऐसे हो रहा है। अब शुरू में मुझे लगा कि शायद अच्छी बात कर रहा है, लेकिन मुझे इमीडिएटली ध्यान में आया, क्योंकि इकोनॉमी मेरा प्रिय विषय है, कि नहीं नहीं तो गड़बड़ है यार। मेंस में अगर ये सवाल फ्रेम करना हो तो बहुत अच्छा सवाल बनेगा। प्रीलिम में सवाल क्या बनेगा कि भाई दे देगा सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, और बताएगा बताओ इसमें ये कुछ 1% डाल देगा, इसमें 1% डाल देगा, इसमें कुछ परसेंट डाल देगा, और कहेगा मैच करो। सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं। तो 46% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन मेंस में अगर सवाल बनेगा तो क्या बनेगा कि भारत में जीडीपी की ठीक ठाक ग्रोथ के बावजूद इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सर्विस सेक्टर में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रही है, उसमें भी ठीक ठाक ग्रोथ के बावजूद $800 बिलियन का लगभग मैन्युफैक्चरिंग जो गुड है वो हम प्रोड्यूस करते हैं हर साल। इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वर्कफोर्स का वो बढ़ रहा है। इसके क्या निहितार्थ? डिस्पाइट handsome growth rate in service sector and manufacturing sector, total participation of workforce in agriculture sector has been growing continuously. Mention the possible implications and the reason behind it. ऐसा करके सवाल फ्रेम कर देगा। अब करोगे क्या? पहले तो डेटा दे दोगे, इंट्रो दे दोगे, फिर बताओगे उसको इसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। पहला पॉसिबल रीजन कि कोविड के दौरान, कोविड के टाइम पे बाकी सभी सेक्टर्स पे लॉकडाउन लग गया था, सब बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं होगा, एसेंशियल एक्टिविटी छोड़ करके, मेडिसिन वगैरह छोड़ के। लेकिन एग्रीकल्चर को सरकार ने छुआ नहीं, एग्रीकल्चर पे कोई बैन नहीं किया, एग्रीकल्चर चलता रहा, लोग खेतों में जाते रहे, मजे करते रहे। इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा, लोग वहां पे गए। नंबर 1, ये पॉजिटिव साइड हो गया। अब निगेटिव साइड, एक ही पॉजिटिव साइड है, बाकी निगेटिव साइड। निगेटिव साइड क्या है? कोविड के दौरान से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, शहरों से लोग गांवों पे लौटे। जिस तरीके से अंग्रेजों के आने के बाद में लोग, दस्तकार लोग, शिल्प लोग, हथकरघा चलाने वाले लोग शहरों से गांवों में भाग गए, इसलिए रूरलाइजेशन हुआ, ग्रामीणीकरण हुआ इस देश का। ऐसे ही कोविड की वजह से लेबर फोर्स ने रिवर्स माइग्रेशन किया, शहरों से गांव में गया और खेती में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। इसकी वजह से भी जो कार्य करने वाले लोग हैं वो खेती पे ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रॉब्लम कैसी है, यहां पे दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा मित्रों, कह रहा है कि paradox requiring some explanation, it may be partly have to do with the lack of jobs in manufacturing, which employed only 11.4% of India's workforce in 2023-24, down from 12.6% in 11-12। सोचो जरा यार, साल 2011-12 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12.6 लोग, 12.6 लोग काम कर रहे थे परसेंटेज, और 2023-24 में सिर्फ 11% लोग। जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए था, पूरी दुनिया का यही ट्रेंड है, उसके बाद सर्विस सेक्टर है, उस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साल 2011-12 से भी परसेंटेज कम हो गया है। ये कितना बड़ा पैराडॉक्स, कितनी बड़ी आयरनी। और इसका कारण क्या है? भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टोटल जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन पहुंचाना चाहते हैं, और जो आज 15% के आसपास। तो ये है आयरनी। और जब तक देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, चाइना में 25% के आसपास, उससे ज्यादा है, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तब तक देश एक्चुअली जॉबलेस ग्रोथ का सामना करता रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करता रहेगा। और इसीलिए मैंने पढ़ाया था कि यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्यों जरूरी है? क्योंकि इस देश में या तो खेती करो या तो बेरोजगार रहो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, फिर भी रोजगार नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिस्ट, और उसको मैं यहां पे कर रहा हूं, मास प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, प्रोडक्शन बाई मासेस होना चाहिए। तो लिखना कंक्लूजन में, इंडिया इज विटनेसिंग मास प्रोडक्शन, हाउएवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बाई मासेस टू चेक एंड काउंटर द जॉबलेस ग्रोथ। ऐसा आपको करना पड़ेगा। चलो एक और आर्टिकल है, प्रीलिम और मेंस के हिसाब से कर दिया उसको।
ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है। सोलर इंपोर्ट वगैरह को लेकर के सब चल रहा था, बाकी छोड़ दो। भारत और अमेरिका की लड़ाई हुई, डब्ल्यूटीओ में मामला गया, वो सब छोड़ दो, कहानी नहीं जानने का। कुछ इसमें से मैंने फैक्ट निकाले हैं प्रीलिम के लिए। मेंस के लिए अभी ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, देखते नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। जब मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा अच्छे से कुछ बनाता हूँ, लोग देखते ही नहीं। तो कई बार मुझे लगता है कि दुनिया सबसे सबसे महान रचनाएँ, सबसे महान प्रयास अनदेखा रह जाता है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, तो मेंस में बहुत अच्छा लगता है, तो 2 घंटे पढ़ाइए, 3 घंटे पढ़ाइए। तो वो होती है खैर। तो ऐसे तो मैंने इसमें से इसको पढ़ने के बाद जिस्ट से एक क्वेश्चन फॉर्म किया, और ये क्वेश्चन प्रीलिम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन है। कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको सारा ऑल करेक्ट वाला ही बताता हूँ ताकि भाई ज़्यादा क्वेश्चन शामिल हो सके। भारत ने 2030 तक जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, उसको कितना टारगेट किया है? 2030 तक भारत कितने गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एस्टेब्लिश करने की टारगेट रखता है? तो ये है 500 गीगावाट। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। दूसरा, भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की है। पीएलआई स्कीम क्या है सबको पता होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जो मित्र नए हैं उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ 30 सेकंड्स में, कि पहले मान लो 100 क्वांटिटी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते थे। सरकार ने कहा कि क्या करो यार, कि तुम ना 100 करते थे, एवरेज तुम्हारा प्रोडक्शन 100 था, तुम क्या करो 50 और कर लो या 30 और कर लो। जितना तुम इससे ज़्यादा करोगे एवरेज अपने प्रोडक्शन से, मैं क्या करूँगा, उसका एक परसेंटेज मैं तुमको इंसेंटिव दूंगा। वो टैक्स इंसेंटिव होगा, डायरेक्ट इंसेंटिव होगा, कैसे भी होगा, मैं दूंगा तुमको। सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरकार का टारगेट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कैपेसिटी, भारत की कंजम्पशन की कैपेसिटी तो सिर्फ 100 है। अगर 50 और बनेगा तो क्या होगा, मास इकोनॉमी, स्केल ऑफ इकोनॉमी की वजह से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा। निर्यात होने की वजह से फिर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होंगे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और वर्चुअस साइकिल इकोनॉमी की क्रिएट होगी। तो जितना इंसेंटिव दिया था उससे ज़्यादा टैक्स मिल जाएगा सरकार को, और देश का विकास भी होगा। इसलिए सरकार ने पीएलआई शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली पीएलआई स्कीम के इतने क्रिटिसिज्म हुए, उसका फायदा भी हुआ कि भाई हम बिलियंस ऑफ डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत में कुछ 85% इलेक्ट्रॉनिक्स अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 2 शहरों में बन रहे हैं, स्पेशली मोबाइल। वो है श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु का, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा भारत का, सॉरी उत्तर प्रदेश का। इसको क्रिटिसाइज करते हुए एक बहुत शानदार आर्टिकल 2 साल पहले आया था, 1-1.5 साल पहले आया था, रघुराम राजन का। तो मेरे ई पेपर में, हिंदू में कहीं सेव होगा, मैं उसको निकाल करके उसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बहुत शानदार आर्टिकल था वो। उसमें रघुराम राजन ने उनकी अपनी विचारधारा है पर्टिकुलर, लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि पीएलआई स्कीम में जो आप पैसा लगा रहे हो उससे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके नया कुछ करो। ये पीएलआई स्कीम सफल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ असेंबलिंग हो रहा है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, पूरी दुनिया में चीन लगभग 80% के साथ सबसे बड़ा सोलर इक्विपमेंट प्रोडक्शन है। जितना सोलर प्रोड्यूस होता है, इक्विपमेंट प्रोड्यूस होता है, 100 यूनिट अगर होता है पूरे साल में, तो 80 तो अकेले चाइना करता है। और चाइना ने सस्ते सोलर आइटम्स की बाढ़ ला दी है भारत में। ठीक है, सारे सही है, कुछ भी इसमें से दिख जाए कर देने का। ये था आर्टिकल, उस पर क्वेश्चन। हाँ, ये आप लोगों को पता ही होगा। देखो, आर्मी जनरल अब वहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आज की हेडलाइन है सभी अखबारों की। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है, पूर्व जनरल रह चुके हैं वहाँ सेना के, प्रबोवो सुबियांतो। अंग्रेज मित्रों के लिए यहाँ पे देखो, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। पूछ लिया तो बता देने का। अच्छा, आज फिर से आर्टिकल है असम अकॉर्ड के बारे में। फिर से आर्टिकल आया तो लगा कि भाई कुछ नया सवाल फ्रेम कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीलिम और मेंस दोनों के लिहाज से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 का था, जिसमें आर्टिकल 6A जोड़ा गया था, सेक्शन 6 से जोड़ा गया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और ये भी बताया था कि उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ये भी आपको बताया था कि जो जस्टिस पर्दीवाला थे, उन्होंने क्या अपना डिसेंट नोट लिखा है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। मैंने ये भी बताया था कि आने वाले समय में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सब मेंस के हिसाब से पूरा डिस्कस किया था। नागरिकता को लेकर के भी सवाल डिस्कस किया था। एक और नया सवाल इस पर फ्रेम किया आज, असम अकॉर्ड के बारे में और नागरिकता के बारे में। क्या है? असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था। अब मैंने क्यों इसको डाला होगा, जानबूझ के डाला क्यों? क्योंकि 1 साल या 2 साल पहले मैं यूपीपीसीएस का सवाल देख रहा था, उसमें उसने बोला था
आई थिंक नागालैंड या किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ समझौता हुआ था। तो उसमें कहा था ये समझौता असम सरकार, त्रिपुरा सरकार और गृह मंत्री, हाँ, त्रिपुरा के साथ शायद हुआ था, इफ आई एम राइट। तो असम, त्रिपुरा और जो गृह मंत्री हैं उनके बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है केंद्र सरकार के बीच। तो इस तरीके का सवाल यूपीपीसीएस फ्रेम कर चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको उसी बेस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। जैसा आयोग पूछता है हम वैसा ही पूछते हैं, ठीक है ना। महाजनों गतो सपंथा, इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A को जोड़ दिया था साल 1985 में राजीव गांधी जी के समय में। ये दो हो गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। फिर मैंने सोचा कि कुछ स्टैटिक भी दे देते हैं आपको। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल बताना आर्टिकल कौन सा कहता है। दूसरा, अच्छा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, एकल नागरिकता और एक ही निवास स्थान, आपको पता ही होना चाहिए। केवल जन्म से ही नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। इस पर बताओ, क्या कोई जब भारत में पैदा होगा जन्म से, तभी वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बन सकता है, संवैधानिक पदों पे जा सकता है, ऐसा है या नहीं है, ये सवाल है। हाँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई जन्म से ही अगर वहां का नागरिक है, नेचुरलाइजेशन से नहीं, बाई बर्थ, ओनली देन ही और सी मे बी द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। भारत में ऐसा नहीं है। कभी भी मुंह उठा के आओ, नेचुरलाइजेशन है जैसे तैसे, लोग नागरिकता बन जाओ जो बनना है तुमको। भारत कितना महान राष्ट्र। एक बार किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो उसे किसी परिस्थिति में, हाँ, सोनिया गांधी को इसी बात को लेके अच्छा लगे और विपक्ष किया जो वो थे। एक बार किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति। ये जो किसी भी परिस्थिति है, इट इज द कीवर्ड। ये अगर आपको दिख जाएगा तो आप इमिडिएटली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, परसों आर्टिकल पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले सेंट स्टीफन यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज के दिल्ली में प्रोफेसर हैं, उन्होंने फिलोसॉफी के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल था, उन्होंने अपने ब्लॉग ही डाल दिया था एक्चुअली, कि भाई कैसे ग्रीक समय में, ग्रीक काल में देवता थे और किस तरीके से देवताओं के साथ इंसानों के रिलेशन थे। देवताओं को घूस तक खिलाते थे पादरियों के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से, उस समय ग्रीक के लोग। और उसमें से फिर एक सेकुलरिज्म को लेकर के कमेंट आया कि भाई अमेरिका में आज भी जो करेंसी है, जो वहाँ का डॉलर है, वहाँ पे ईश्वर के नाम पे वो करेंसी दी जाती है। भारत में तो आरबीआई कहता है कि भाई आरबीआई धारक को इतने रुपए देने का वचन करता है। भारत से बड़ा सेकुलर तो कौन राष्ट्र होगा। मतलब ये ऐसे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन अगर निबंध वगैरह में ये सब आर्गूमेंट आप डाल दो तो मतलब एग्जामिनर को भी लगेगा अरे वाह यार, हम करेंसी तक में ईश्वर का नाम नहीं डाल रहे हैं, हम सेकुलर लोग हैं। आज अमेरिका जो खुद को सेकुलरिज्म का ढोल बजाता रहता है, वो करेंसी तक भी ईश्वर का नाम डाल रहा है। कौन ज़्यादा सेकुलर हुआ। तो ऐसे आर्गूमेंट कई बार निरुत्तर कर देते हैं लोगों को। हाँ, अब इनको जानते हो। आज ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा है 16 बच्चे पैदा करने के लिए। मुझे बस बाकी कुछ नहीं कहना। मैं सोचता हूँ ये मर्द लोग कहते हैं 16 नहीं 20 कर लो, महिलाओं से भी एक बार पूछ लेते कितने बच्चे करने, है ना, तो वो पूरा जीवन बच्चे ही पैदा करेंगी। मतलब आप अपने पॉलिटिक्स, अपने क्या कहते हैं उसको, डेमोग्राफी, ब्ला 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 के लिए आप अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं। कभी कोई बाबा कह देता है इतने बच्चे पैदा करो, कभी कोई कह देता है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि बाकी चीज़ें भी कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर वो याद आता है लास्ट ईयर का 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने कहा, इनकी एक आर्गुमेंट बहुत शानदार लगी मुझे, कि आंध्र प्रदेश में जो टीएफआर है वो 1.6 हो गई है। भारत का टीएफआर एनएफएचएस 5 के हिसाब से 2 हो गया है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है। वेरी लॉजिकल। और सब सवाल है, ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है 2018 में या 2020 में, मुझे नहीं याद आ रहा है कि भारत का टीएफआर कितना है। पूछा है नहीं पूछा है, ऑलरेडी पूछा है टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का कितना है। तो ध्यान रखना इस बात का। सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं, यूपीएससी वाला ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूँ। सब कुछ जो भी पूछा है उसी को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। तो अगर टीएफआर पूछ चुका है तो ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि 4 बच्चे पैदा करने हैं। क्यों कहा होगा, उन्होंने कहा गाँव में जाता हूँ तो गाँव में सिर्फ बूढ़े दिखते हैं, जवान लोग जो थे वो सब विदेश भाग गए, बड़े बड़े शहरों में बस गए। मेरी एक कलीग थी, उनकी एक ही बेटी थी, यूएस में चली गई मास्टर्स करने, वहीं पे उसने पढ़ाई की, नौकरी की, शादी भी कर ली, वहीं रहने लगी। अब वो यहाँ पे रिटायर होने वाली हैं और उनके हस्बैंड हैं। अब उनकी देखभाल कैसे होगी, ये एक चिंता का विषय तो है ही। वृद्धाश्रम भारत में अब भी इतने रोबस्ट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी इतनी शानदार नहीं है।
कि और सब कुछ हो जाए उसके बावजूद भी बुजुर्गों को देखभाल की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो ये चिंता का विषय तो है कि 1.6 अगर टीएफआर है, एवरेज अगर आयु 32 साल के आसपास है, आने वाले समय में ज़्यादा लोग बूढ़े ही दिखेंगे, दैट इज़ फेयर। लेकिन कि 4 बच्चे पैदा करना, दैट इज़ फेयर। फिर इसमें कॉन्सेप्ट घुसता है एक्चुअली में नॉर्थ वर्सेस साउथ। अगर भारत वाकई में एक शानदार यूनियन ऑफ स्टेट होता, फ्रेटर्निटी होती, नॉर्थ साउथ में कोलेबरेशन होता, तो साउथ के पास टेक्नोलॉजी है, साउथ के पास कैपिटल है, साउथ के पास ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं, एक्सपीरियंस है। नॉर्थ के लोग साउथ में अलग अलग सेक्टर में काम कर सकते थे, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको ठीक से बैलेंस रख सकते थे, और न मालूम कितने इंडस्ट्रियल से लेकर के बाकी सारी जो प्रोडक्शंस हैं उसमें अपना रोल निभा सकते थे। श्रम लेबर हमारा होता, अच्छा चीप नहीं, अच्छा लेबर होता, आपकी टेक्नोलॉजी होती, आपका कैपिटल होता, और हम काम करते, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, तो बैलेंस ये हो जाता। लेकिन साउथ के मन में एक इन्फेरिटी नहीं, एक इनसिक्योरिटी है कि नॉर्थ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो साल 2027 में अगर डिलिमिटेशन होता है तो नॉर्थ को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। डिलिमिटेशन में लोकसभा में उनका, राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से शायद साउथ का से कम हो जाएगा पार्लियामेंट में और ओवरऑल इस देश की पॉलिटिक्स में। और इसीलिए स्टालिन ने कहा हम 16 बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन ये स्टालिन तो बकवास करता ही रहता है, ये अपने आप में ही नॉनसेंस है। इस पर बैठ करके इस देश के सभी राज्यों को और केंद्र को मिलकर के एक पॉलिसी बनानी चाहिए और तय करना चाहिए कि आने वाले 50 सालों के लिए भारत में सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, देश के रिसोर्सेज के हिसाब से सवाल मैंने फ्रेम कर दिया आपके लिए। ये सब 1952 में भारत विश्व का पहला देश था। सोचो, दुनिया में पहली बार हम लेके आए थे, जिसने भाई जन्म दर को कम करने, फैमिली प्लानिंग करने के लिए हमने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण के बजाय परिवार नियोजन के शब्द की इजाद की और कहा कि कैसे जनसंख्या नेशनल इकोनॉमी को मजबूत कर सकती है। हम पहले राष्ट्र थे दुनिया के। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, जो टीएफआर है, किसी भी महिला के द्वारा उसके पूरे जीवन काल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। एब्सोल्युटली राइट। नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, एनएफएचएस है, 2015-16 में जितना टीएफआर था वो था 2.2। साल 2019-21 का जो एनएफएचएस 5 हुआ उसमें टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, वो एवरेज जितना जन्म देती है वो 2 हो गया। और जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो महिला के टोटल जो अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड बच्चे हैं वो कौन से पीरियड में है, वो 15 से 49। ध्यान रखना, भारत में शादी 18 में होती है, 21 प्लानिंग है, ये 15 से 49 को काउंटर कर रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली हेल्थ के हिसाब से, मेडिकल इशूज के हिसाब से ध्यान में रख के किया जा रहा है। तो 15 से 49 में एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है या करती है सामान्यतः एवरेज, उसका ये पैरामीटर है। भारत में एमएमआर और आईएमआर, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनएफएचएस 5 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से भी, जनगणना वाला तो आई थिंक बहुत पुराना हो गया है, उसमें तो वैसे लिया भी नहीं गया होगा, लेकिन एनएफएचएस जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए जो आईएमआर है, आईएमआर क्या होता है, 1000 जीवित जन्मों पर कितने बच्चों की मौत हो जाती है, ये आईएमआर। 1 लाख महिलाएं जब बच्चे पैदा करती हैं उनमें से कितनी माओं की मौत हो जाती है, ये एमएमआर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये अपडेटेड डेटा आप देख लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं जनगणना वाला पढ़ा दीजिए, और मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत ऐसे निराशा होती है कि जनगणना को लेकर के अब भी साल 2011 के सारे फैक्ट्स रटाए जा रहे हैं। एक्चुअली नहीं पूछेगा, नहीं पूछ रहा है, और पूछेगा एक आध सवाल तो इतना सस्ता है, इतना गोलू सवाल है कि आप कर लोगे। अभी पढ़ने की जरूरत है आपको। एक्चुअली में रिसेंट जो अपडेटेड सर्वे हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, डेटा है वो, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। सर अभी आंध्र प्रदेश का पेपर हुआ था सर, उसमें भी ये लेटेस्ट डेटा ही पूछा गया था सर, ऐसा जनगणना में नहीं पूछा गया था सर। हाँ, तो भैया ये था मेरी तरफ से। अभी 10:15 बजे अस्तित्व बैच की क्लास है, तो इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया।